ये कहानी है यूपीएससी में 2 बार सिलेक्शन लेने वाले अवधेश कुमार की, जिन्होंने यूपीएससी के स्ट्रगल को बहुत ही करीब से देखा है। बिना किसी कोचिंग, घर से सेल्फ स्टडी 2017 से शुरू की और लगातार मेहनत करते करते आखिरकार 5वें प्रयास में पहली बार यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। गांव में बचपन में किसी कलेक्टर को देखकर सपना बनाया। आखिरकार 5वें प्रयास में मेहनत रंग लाई। इसी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार विपरीत हालातों से निकलकर यूपीएससी में एक नहीं 2 बार सिलेक्शन लिया। पहली बार यूपीएससी का नाम सुना है रांझना मूवी में। एक डायलॉग आता है ना कि तुम्हारा प्यार नहीं हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा। सर, एक स्टूडेंट 3-4 साल यूपीएससी के लिए संघर्ष करता है, प्रीलिम्स एग्जाम देता है, प्रीलिम्स में एग्जाम क्लियर करके पीडीएफ में नाम दिखता है, उसका रोल नंबर दिखता है, मेंस एग्जाम क्लियर करता है, मेंस में अपना रोल नंबर दिखता है और इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट में उसका रोल नंबर दिखता है। उसकी बाद की जिंदगी बात देखें, उसके बाद का कैसा फील होता है जब रिजल्ट जो फाइनल पीडीएफ आती है उसमें आपका जो रोल नंबर दिखता है, नाम दिखता है विद रैंक, तो वो जो रात गुजरती है कैसा फील होता है। सर, यूपीएससी के लेकर जब कोई तैयारी भी करता है तो ये सोचता है या तो मैं आबाद हो जाऊंगा या बर्बाद हो जाऊंगा, और आपके साथ भी 2020 में सीसेट नहीं हुआ। और प्रीलिम्स के लिए ऐसी क्या मतलब एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है, ऐसी क्या चीजें हो जो मतलब लोगों को गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो आपने गलतियां की है, तो गलतियों से आपकी गलतियों से कोई स्टूडेंट सीख जाए तो क्या पता इस बार की प्रीलिम्स में भी अच्छा हो जाए 2 महीने के बाद प्रीलिम्स में। सर, अभी आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो सर बेसिकली सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग में कैसे फेजेस होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको लगता है कि लबाशना में सब कुछ होता है, वहीं ये सब चीज़ें होती है, उसके बाद उससे पहले कहीं ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन रियल में क्या ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? देखिए, इस प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा सपना आया कि अब नहीं होगा, या फिर स्टार्टिंग में बहुत सारी परिस्थितियां होती है, कभी रात को जब आप तैयारी करते होते हो, जब उस कंडीशन में भी कभी डिमोटिवेशन से आ जाता है कि अब कैसे होगा? जैसे यूपीएससी में कोई इस फील्ड में आता है तो वो ये ठान के आता है कि मेरी पर्सनल लाइफ को तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, जैसे अपनी हॉबीज है, फैमिली है, दोस्त है, इन चीज़ों में तो वो अगर 2 साल अच्छे से तैयारी करेगा, अगर सिलेक्शन लेना उसको फर्स्ट टाइम तो ये प्लानिंग करके आता है। तो आपने क्या इस प्रिपरेशन के दौरान अपनी फैमिली, पर्सनल लाइफ, दोस्त, सोशल मीडिया, ये जो डिस्ट्रैक्शन थे तो उन चीज़ों? हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही है। पिछले कई टाइम से हम लोग यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। आज हमारे साथ अवधेश जी हैं और जिन्होंने इस यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही करीबी से देखा है, 2 बार सिलेक्शन लिया है और कई बार इन्होंने मतलब अच्छे से इस जर्नी को बहुत करीबी से देखा है। और हम बात करेंगे सर से कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें है जो यूपीएससी के अंदर मायने रखती है, और आखिरकार हम लोग इतने स्ट्रेटजी वाले वीडियो तो आखिरकार बना ही चुके हैं, लेकिन इसके अलग हटके आज एक वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें सर की स्ट्रगल भरी जिंदगी कि यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान किन किन फेज से गुजरना पड़ता है और आखिरकार यूपीएससी क्या डिमांड करती है एक स्टूडेंट से। तो वो सारी चीजें तो है ही, इसके साथ साथ कोचिंग कितनी मायने रखती है और एक नॉर्मल स्टूडेंट्स जो गांव से उठकर दिल्ली आना चाहता है या फिर यूपीएससी की जर्नी में आना चाहता है, क्या उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ ट्रेनिंग के बाद की लाइफ कैसी होती है, सिलेक्शन के बाद आप किस प्रकार फील करते हो और यूपीएससी में प्लान भी कितना जरूरी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच। और सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कई टाइम से आपकी हेक्टिक जो माहौल था और उसमें आपने बोला, बातचीत चली कि करेंगे, लेकिन आखिरकार आज आपने टाइम दिया सर, थैंक यू सर। It is my pleasure to be with everyone, and firstly my heartiest congratulations to you and to all those who will be watching these videos and who will be dwelling into the civil services preparation. Let's see आज बातें होती हैं। सर, होता है ना कि सर कब से आपको ये लगा कि आखिरकार आपको यूपीएससी करना है? क्या ऐसा जो आपकी एक जिंदगी में सेंस आया, या ऐसा क्या डिसीजन जो आपको आज सिलेक्शन के बाद हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं? तो मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था जब हमारे घर पे एक बार कलेक्टर साहब आए थे हमारे जिले के जी। और मेरे को पता नहीं था कि कौन है, कैसे हैं, कहाँ से हैं। मैंने अपने दादाजी से ऐसे ही पूछा एक बार कि दादाजी ये कौन है, क्योंकि उस टाइम बहुत रौला होता था। रौला तो आज भी है खैर, बट
हमने उस टाइम नया नया देखा था एकदम कि कोई ऑफिसर इस तरह से आ रहे हैं, उनके साथ लोग हैं जो उनको असिस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, सब हैं। तो मैंने अपने दादाजी से पूछा ये कौन है, जी तो दादाजी ने बोला बेटा कलेक्टर है, यहाँ के डीसी हैं। अच्छा कैसे बनते हैं? दादाजी ने बोला बस पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो बैकग्राउंड ऐसा था कि किसी को नहीं पता था घर में कि यूपीएससी की जो जर्नी है वो डेस्टिनेशन शायद पता हो किसी को कि मिलते हैं नहीं मिलते, बट जर्नी कहाँ से जाती है वो किसी को नहीं पता। तो उन्होंने भी बस इतना ही बताया कि बहुत पढ़ना पड़ता है, और हमें भी यही था कि यार ठीक है बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ तो हम रहे ही हैं। तो ये थी शुरुआत। जो एक इग्निशन पॉइंट ऐसा होता है ना कि आपने किसी को देखा और आपने उन जैसे बनने की आपके मन में एक इच्छा जागी, वो एक पॉइंट था। उसके बाद यूपीएससी एग्जाम के बारे में पहली बार मैंने कॉलेज लाइफ में सुना। ऑनेस्टली आर्किटेक्चर मेरा बैकग्राउंड था, तो आर्किटेक्चर में बहुत निश कैटेगरी के लोग आते हैं, वो जिन्हें मेन स्ट्रीम जो डिग्रीज हैं वहां से ग्रेजुएशन नहीं करनी। आर्किटेक्चर में वो इंसान आ रहा है जिसकी लगन पूरी तरह से डिजाइन और इस तरह से क्रिएटिव फील्ड में है। तो इस तरह के फील्ड में आके कोई यूपीएससी की तरफ जाने की नहीं सोचता। तो मेरा कॉलेज का माहौल भी ऐसा ही था कि मैंने नहीं सुना था यूपीएससी क्या होता है। पहली बार यूपीएससी का नाम सुना रांझना मूवी में। एक डायलॉग आता है ना कि तुम्हारा प्यार नहीं हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हो गया 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा। तो वहां यूपीएससी का नाम सुना था। इट वाज हाँ, इट वाज माय कॉलेज 4th ईयर। उसके बाद 5th ईयर कॉलेज का निकला। उसके बाद 1 साल मैं पहले सोच रहा था कि यार कॉलेज लाइफ थोड़ी सी और जी लेते हैं, थोड़ा मास्टर्स वगैरह के लिए मैं अपना पोर्टफोलियो प्रिपेयर कर रहा था। बट इस बीच में हमारे फादर के दोस्त थे, वो उस टाइम पे डिविजनल कमिश्नर थे गुड़गांव डिवीजन के। तो वो गए थे हेल्प लेने की, थोड़ा सा बेटे की एडमिशन में कहीं अच्छी जगह हेल्प हो जाए मास्टर्स के लिए। वो उस पर्सपेक्टिव से लेके गए थे मेरे को उनसे मिलाने। और मैं वहां जब गया तो उन्होंने मेरे को फिर यूपीएससी की तरफ थोड़ा सा पुश किया कि आप पढ़ने में अच्छे लगते हैं। उन्होंने मेरे से एक ऐसे लिखवा के देखा, उसको इवेल्युएट करके उन्होंने फिर मेरे को बोला कि यार ये मास्टर्स वगैरह हो जाएगी, सब ठीक है, पैसे भी कमाल हो गया, बट जो देश सेवा का मौका और जो सेटिस्फेक्शन सिविल सर्विसेज में मिल सकती है वो शायद और किसी जॉब में नहीं मिलेगी। तो सर तो दैट वाज माय, मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिली थी वो हो गया क्लास 7th वाला इंसिडेंट। बट एक पुश फैक्टर जो होता है कि यहाँ से इग्निशन आया आपकी जर्नी का, वो मेरा ये था जी। बस। उसके बाद दिल्ली आ गए, घर वालों से डिस्कशन किया कि देखिए एक बार अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर गया तो वापस बीच में तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे सपोर्ट खुद से ही खुद को करना पड़े, फ्रीलांस करें चाहे जो भी करें, बट छोड़ के नहीं आऊंगा। तो घर वालों ने भी उस चीज को सपोर्ट किया और फैसले पे बहुत लग गई। कितने साल की मेहनत है? मेहनत काफी लंबी है नो डाउट। 2017 में मैंने घर से पढ़ाई शुरू करी पहले, तो 2017 और 18 2 साल मैंने घर पे ही पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की। उसपे भी थोड़ा सा ये था कि खुद से पढ़ रहे थे, बट कंपटीशन से दूर थे बहुत। नहीं पता था कि किस लेवल का कंपटीशन है, लोग अपने आप को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में, और सोर्सेज भी घर बैठ के एट टाइम्स नहीं पता चल पाता है कि ऑफलाइन सोर्सेज कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। अभी जब एक बच्चा घर से निकल के और राजेंद्र नगर की सड़कों पे आके बुक स्टोर्स में जाके देखता है, तब उसे वो कॉन्ट्रास्ट समझ आता है कि घर पे बैठ के कितनी लिमिटेड सी चीजों तक हम सोचते हैं, बट जब नई चीजें देखते हैं, स्टडी मटेरियल नया देखते हैं, तब पता चलता है कि यार काफी कुछ है पढ़ने को। तो 2 साल घर से प्रिपरेशन की, बट जब फील हुआ कि यहाँ से नहीं हो पाएगी प्रिपरेशन ढंग से, तो फिर खुद को घर से सक्लूड करने के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो 2017 से ही काउंट करें तो 2021 वाला मेरा टाइम निकला था, 4 साल तो लगे हैं। ओके सर, किसी भी एग्जाम को क्रैक करते हैं, कोई भी काम या सही बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, बहुत सारी स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कत है। बिल्कुल मैन है कि अगर आपने स्टार्टिंग अच्छे से कर दिया तो फिर अपन कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो सारी चीजें जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लगी कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, बीच में आ रही है, उस प्रॉब्लम्स को किस प्रकार आपने पार किया और आज सिलेक्शन लिया? क्या वो प्रॉब्लम्स है जो और भी तैयारी कर रहे हैं राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, गाँव में रह के तैयारी कर रहे हैं, क्या वही प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है? सर क्या लगता है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो इस एग्जाम में बहुत आती हैं। उसका रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये एग्जाम ऐसा है, ये आपकी 100% एनर्जी, कंसंट्रेशन और कमिटमेंट मांगता है। राइट, आप ये नहीं कर सकते कि इस एग्जाम को लाइटली लेके अपने
लाइफ में और भी चीजें आप ऐड ऑन कर लें और फिर ये सोचे कि एग्जाम निकल जाएगा। कमिटमेंट होना अलग चीज है एग्जाम के लिए, है ना, तो वो कमिटमेंट आप जॉब वगैरह के साथ कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज है उसके साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बट उस कमिटमेंट की में डिविएशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके कमिटमेंट में कहीं कमी है। टाइम ज्यादा लग जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो फाइनेंशियल इशूज जैसे बहुत लोगों के लिए होते हैं। अब मेरा पर्सनल क्या था कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर देंगे तो अपने आप आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सिर्फ एक तरफ होगी, पढ़ाई की तरफ। यार इस तरह की बेगारी वाली लाइफ जो है ज्यादा नहीं जीनी है, जल्दी से जल्दी करके निकलो। तो मैं जैसे घर से भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज ले रहा था, 15 से 20 हजार रुपए महीने एवरेज का, जिसमें रेंट, खाना पीना, लाइब्रेरी की फीस, कुछ टेस्ट सीरीज बुक्स वगैरह लेनी होती थी, सब कुछ, ताकि हमारे पास वो एक्स्ट्रा पैसा ही ना बचे कि हम कहीं बाहर जाके मूवी देख सकें या दोस्तों के साथ कहीं बैठ के कॉफी पीने चले जाएं। इस तरह के टाइम के लिए ना टाइम था क्योंकि कमिटमेंट थी एग्जाम के लिए, और ना ही पैसे रखने होते थे अपने पास। तो कमिटमेंट जो है वो है सबसे बड़ी चीज। तो मेरे ख्याल से यही एक सबसे बड़ा इशू भी है लोगों के लिए कि लोग अपने आप को कमिट नहीं कर पाते हैं इस पूरी प्रोसेस में। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको मोटिवेशन ढंग से नहीं मिल रही हो, पुश फैक्टर ढंग से नहीं मिल रहा हो, पर्सनल लाइफ में इशू हो सकते हैं, फैमिली की तरफ से इशू हो सकते हैं, कोई और प्रेशर्स हो सकते हैं कि आपको घर वालों को सपोर्ट करना है। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टर वगैरह के वाली डिग्री करके आते हैं, तो उनको ये होता है कि हम एक प्रोफेशनल डिग्री करके और वापस से हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को, अपना जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हम गेन कर सकते हैं, उस सबको सेक्रीफाइस करके जो पैसा हम कमा के अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, उस सबको सेक्रीफाइस करके हम कब तक इस एग्जाम में लगे रहें। तो कहीं ना कहीं वहां भी कुछ लोग अपना कमिटमेंट और जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए उसको भूल जाते हैं। बहुत लोगों का यही होता है कि यार प्लान भी सोचते हैं, हो सकता है यूपीएससी एग्जाम ना निकले तो क्या करेंगे, हमारी 6 साल की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उस टाइम पे हम क्या करेंगे अगर एग्जाम नहीं निकला तो इस करके मेरे ख्याल से ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट के बाद वो जो झील होती है वो थोड़ी सी खोने लग जाते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप ढंग से इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कर रहे हैं तो एग्जाम इज वन थिंग, राइट, बट सबसे पहली बात तो आप एक प्रॉपर वेल एजुकेटेड पर्सन जो है ऐसा बन के आप निकलेंगे। दूसरी बात यह कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और आप कोई दूसरा सेक्टर सर्विस के लिए भी चूज करेंगे तो वहां भी आप बाकी सारे लोगों से जल्दी ग्रो करेंगे। जो 4-5 साल आपने यहाँ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज गेन करा है वो नॉलेज हर फील्ड में काम आएगी। क्योंकि यूपीएससी ऐसा एग्जाम नहीं है कि जैसे हम बोलते थे 11th क्लास में कि ये अलजेब्रा यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये लाइफ में कहाँ काम आएगा। यूपीएससी के प्रिपरेशन में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो लाइफ में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। बिल्कुल। तो वो जो टाइम अभी भी जा रहा है आपका प्रिपरेशन में वो कहीं ना कहीं आपको बाद में भी काम आएगा, बी इट इन द सर्विसेज और सम अदर सेक्टर। मेरे तरफ से कांग्रेचुलेशन आपके सर। जैसा कि सर आपने कहा कि मैंने 2017 से लगातार इसके प्रिपेयर करा था, सर आपने कितना अटेम्प्ट दे रखा था? सी अटेम्प्ट जो मेरे शुरू के 2 अटेम्प्ट थे वो बहुत प्रीमैच्योर अटेम्प्ट थे क्योंकि घर से ही दिया था। थर्ड अटेम्प्ट से मेरा प्रिपरेशन जो है वो होता है ना एक बुल्स आई फोकस्ड प्रिपरेशन रही जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। तो 2019 वाला जो मेरा अटेम्प्ट था प्रीलिम्स का फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट, तब प्रीलिम्स निकल गया था, पढ़ाई की थी, मेंस नहीं निकल पाया। बट फिर 20 में प्रीलिम्स नहीं निकला बिकॉज ऑफ सीसेट, और फिर 2021 का अटेम्प्ट निकला, वहाँ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज मिली, फिर से एग्जाम दिया, 2022 का अटेम्प्ट निकला, वहाँ डायनिक्स सर्विसेज मिली। तो अभी जो है डायनिक्स में ही। सर तो आपने 4-5 साल इस फील्ड में रहा, यूपीएससी के फील्ड में थे, आप इस फील्ड में उतार चढ़ाव क्या क्या देखने को मिला सर, और इस बीच आपने 4-5 साल आपने इसको यूपीएससी को दिया सर, इस दरमियान में आपने आपको कैसे हैंडल करा? देखिए सबसे पहली बात तो मोटिवेशन की आती है। तो मैं इसमें एक चीज बोलूंगा कि अगर किसी को जेन्युइनली भूख लग रही है, आप समझ रहे हैं, तो वो घर में किसी और से ये नहीं पूछेगा कि मैं खाना खा लूं क्या या मैं खाना कैसे खाऊं, राइट? सही बात है। तो वो भूख अगर आप में इस एग्जाम के लिए है तो आपका मोटिवेशन जाएगा नहीं जब तक वो एग्जाम आप निकाल ना लें, राइट? वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आपका बना रहेगा, बशर्त ये है सिर्फ कि आपने वो जो गोल है वो जो सपना आपने देखा है वो कितना गहरा देखा।
अगर आपने सिर्फ चलते फिरते या किसी और के प्रेशर में आके सोचा कि चलो ये भी एग्जाम दे के देख लेते हैं, तो वो एग्जाम निकले ना निकले आपको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इस चीज के डिटर्मिनेशन के साथ आए कि यार मेरे को निकालना ही है, तो फिर आपको उस चीज की भूख है, आप अपना सब कुछ करेंगे अपनी भूख मिटाने के लिए, राइट। जैसे कि सर आपने सर यूपीएससी क्लियर किया, इसके पहले सर आपने आर्किटेक्चर बैकग्राउंड में आपने अपने करियर को बनाया था, तो सर आपको ऐसा क्या लगा और कब लगा कि सर मुझे यूपीएससी में आना चाहिए? सर आपका अच्छा बैकग्राउंड था, आप अच्छे पैकेज भी उठा रहे थे सर आर्किटेक्चर फील्ड में अपना, तो सर आपने कब प्लान बनाया कि मुझे यूपीएससी ही करना है? आपका कब से ऐसा माइंड में कब से ऐसा सपना आ रहा है? सो आर्किटेक्चर बेसिकली बहुत अच्छा, बहुत डायनेमिक, बहुत डाइवर्स फील्ड है वो भी, और वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है घूमने फिरने के लिए, दुनिया देखने के लिए भी। तो ओनली थिंग इज कि आर्किटेक्चर इज ऑल्सो लाइक एनी अदर प्रोफेशनल जॉब, जहाँ आप सोसाइटी की नीड्स को डायरेक्टली सर्व नहीं कर सकते, आप अपने क्लाइंट की नीड को सर्व करते हैं। और आर्किटेक्चर में तो मेरे को जो फील होता था कि हमारे देश में भी या बाहर भी हम कहीं जाते हैं, सेटल होते हैं, तो आर्किटेक्चर ऐसी सर्विस है जिसको थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास जो है वो प्रेफर करता है। मेरा जो अपब्रिंगिंग रही है वो एक ऐसे एरिया में रही है जहाँ एक साइड हमें गुड़गांव जैसी मिलेनियल सिटी देखने को मिलती थी और दूसरी साइड मेवात जैसा रीजन देखने को मिलता था। और वो जो कंट्रास्ट था दोनों तरह की लाइफ में, वो कंट्रास्ट बहुत बार सोचने को मजबूर कर देता था कि हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को हमेशा यही जो आंसर मिला जब से थोड़ा सा समझ आई, आर्किटेक्चर में अपना काम कर रहे थे उस टाइम भी, कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेक्टर में घुस के हम सोशल जो अपने सिविल सर्विसेज है उसके थ्रू ही ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम हर किसी को जो है एक सर्विस प्रोवाइडर के फॉर्म में जा सकें। उसके अलावा बाकी आप डॉक्टर भी हैं, बहुत नोबल प्रोफेशन है, राइट, बट डॉक्टर में रह के आप उन्हीं लोगों को आप सर्व कर पाएंगे जो आपके पास आ रहे हैं, जो बीमार हैं। यहाँ रह के आपको खुद से पॉलिसी मेकिंग का जो मौका मिलता है, आप खुद से अपने इनोवेशन आप ला सकते हैं लोगों तक पहुंचने का, उनको सर्विस प्रोवाइड करने का। तो ये उस हिसाब से ये जो सर्विस है वो आपको बाकी सारी सर्विसेज से थोड़ा सा हटके एक थोड़ा सा सुपीरियर प्लेटफॉर्म देती है। मेरा मानना बस ये था, इसीलिए सिविल सर्विसेज चूज। सर इस प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा सपना आया कि अब नहीं होगा, या फिर स्टार्टिंग में बहुत सारी परिस्थितियां होती है, कभी रात को जब आप तैयारी करते होते हो, जब उस कंडीशन में भी कभी डिमोटिवेशन आ जाता है कि अब कैसे होगा, क्या होगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि ऐसा लगा हो कि एग्जाम नहीं निकलेगा, ये मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। बट एक बार डिमोटिवेशन जरूर हुआ था, वो हुआ था 2020 वाला जो मेरा अटेम्प्ट था, सी सेट जब मेरा फेल हुआ, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सी सेट की वजह से अटेम्प्ट रह जाए। 2019 में जब मैं दिल्ली में आया था प्रिपरेशन के लिए जी, तो दिल्ली में आते ही मैंने अपने आप को एकदम केवमैन बना लिया था कि ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है जी, और अपने सिर्फ पढ़ाई में रहना है। तो 2019 वाला प्रीलिम्स निकला, बट मेंस के लिए उस टाइम कोई गाइडेंस नहीं थी क्योंकि पूरी सेल्फ स्टडी थी। मेंस के लिए गाइडेंस नहीं थी, तो जो मेंस का टाइम था वो पूरा का पूरा सिर्फ इसी कंफ्यूजन में निकल गया था कि मेंस के लिए अब क्या पढ़े, प्रीलिम्स तो निकल गया। तो मेंस निकल गया, मेंस जैसे तैसे दे के आए, नहीं हुआ उसमें, हालांकि कम ही मार्जिन से रहा था। बट उसके बाद जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी 2020 के मेंस को टारगेट करके जी, कि जो हाल हमारा अभी में इस मेंस के टाइम पे हुआ है वो 20 के मेंस में ना हो जी, बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। बट जब 20 का प्रीलिम्स लिखा और प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया, तब दिल सबसे ज्यादा टूटा कि इस साल इतनी अच्छी तैयारी थी कि शायद कोई अच्छी रैंक आती, बट वो कहते हैं ना कभी कभी खोटा सिक्का भी भिड़ जाता है। तो सी सेट जैसा, सी सेट की वजह से मेरा जब अटेम्प्ट रहा तब मेरे को दुख हुआ था, तब ऐसा लगा था कि यार ये क्या हो गया, एक साल और स्ट्रेच हो गया। बट देन वही बात है कि ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किसी चीज के लिए अच्छे से मेहनत करी और वो मेहनत फेल मतलब वेस्ट जाए। तो जो मेरी मेहनत मैंने अपने 2020 के मेंस को लिखने के लिए की थी, वही मेहनत मेरी 21 वाले मेंस में भी काम आई और फिर 22 वाले मेंस में भी काम आई। कि अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में दोनों बार कम मार्क्स होते हुए भी मेंस के मार्क्स ने मेरे को पुश किया और आई फाउंड माय नेम इन माय फाइनल लिस्ट। सर आपने सीसीट को सर कितना टाइम दिया था? आफ्टर आपका जब सीसीट क्लियर नहीं हुआ था तो आपने फिर जब दूसरे अटेम्प्ट के लिए जब आप अपना प्रिपेयर कर रहे थे तो सीसीट को आपने कितना घंटे दिया था? सीसेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी रैंक बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है और ना ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प कर रहा है। जस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसको इतना ही देखना है कि हमारे 33% मार्क्स आने चाहिए
राइट। अब इसमें क्वेश्चंस कई तरह के, मैथ्स है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिकल इन रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, ठीक है, और कुछ तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आपने ये देखना है कि मैं जो वो बॉर्डर लाइन है उसको सेफली क्रॉस कर लूं, इतने मेरे मार्क्स आ जाएं। अब इसके लिए अगर आप सीसेट में कमजोर हैं तो आप सेलेक्टिव एरियाज पे फोकस कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आप बाकी एरियाज पे फोकस कीजिए। वहां थोड़ी सी एम्बिग्युइटी जरूर होती है बिल्कुल क्वेश्चंस को लेके कि इसका पता नहीं सही आंसर क्या हो क्या ना हो, स्पेशली जैसे कम्प्रीहेंशन में। तो वहां आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल ज्यादा कर सकते हैं या प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हैं, आप ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर आपकी मैथ जैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप बाकी चीजों को छोड़ के मैथ में ज्यादा फोकस कर सकते हैं, वहां आपको शॉर्ट आंसर मिल जाएगा, राइट। तो सीसेट पे इतना फोकस करना है कि सीसेट की वजह से एग्जाम ना रुके। बट सीसेट में भी अगेन एक जो कैविएट है वो है प्रैक्टिस, जो लोग नहीं सोचते। लोगों को लगता है कि हम सीसेट तो कर ही लेंगे, मैथ हमारा अच्छा है, हम सीसेट कर लेंगे। बट सीसेट में जो बड़ी प्रॉब्लम है वो नॉलेज की नहीं है, वो टाइम की है। इट इज अगेन अ रेस अगेंस्ट टाइम। वहां लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और शायद थोड़ा बहुत और टाइम दो तो वो इतने क्वेश्चन कर देंगे कि सीसेट हो जाए। मेरे साथ भी शायद यही हुआ। बट आउट ऑफ प्रैक्टिस हम स्लो पड़ जाते हैं वहां और इतने क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं कि सीसेट क्लियर हो। तो सीसेट पे आप अपना जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करें एंड देन प्रैक्टिस इट अ लॉट। ओके सर, जैसे यूपीएससी में कोई इस फील्ड में आता है तो वो ये ठान के आता है कि मेरी पर्सनल लाइफ को तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। जैसे मतलब अपनी हॉबीज है, फैमिली है, दोस्त है, इन चीजों में तो वो अगर 2 साल अच्छे से तैयारी करेगा, अगर सिलेक्शन लेना उसको फर्स्ट टाइम, तो ये प्लानिंग करके आता है। तो आपने क्या इस प्रिपरेशन के दौरान अपनी फैमिली, पर्सनल लाइफ, दोस्त, सोशल मीडिया, ये जो डिस्ट्रैक्शन थे तो उन चीजों को किस प्रकार? डिस्ट्रैक्शंस रियलिस्टिकली अगर बात करें हम, मोटिवेशन के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, आप सिंगल आई फोकस से सिर्फ पढ़ाई करो। बट रियलिटी ये है कि आज के टाइम पे जब सोशल मीडिया इतना वायरल है, इंटरनेट सभी के पास अवेलेबल है, तो ये चीजें डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल लाती हैं। मैं अपना ऑनेस्टली पर्सनली बताता हूँ कि मेरा सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं था। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह, आपका हमारा फेसबुक, टेलीग्राम भी मैंने बहुत बाद में बनाया है। जब मेरी पहली इंटरव्यू कॉल आई तब मैंने टेलीग्राम अकाउंट बनाया है, क्योंकि मेरे को पता चला कि टेलीग्राम ऐसा कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं और इस तरह के इंटरव्यू ग्रुप्स वहां बनते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं बनते। तो तब मैंने टेलीग्राम बनाया था। अदरवाइज फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम, मेंस के टाइम, इंटरव्यू के टाइम कभी नहीं किया। सिलेक्शन के बाद मैंने ये सारे अकाउंट्स बनाए। तो आपको ये लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस तो है, लेकिन देखिए मैं मानता हूँ कि जो लोग अभी भी इन्वॉल्व हैं सोशल मीडिया में, मैं 100% अपने मन से ये मानता हूँ कि वो लोग 1 महीना अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दें, दिल पे पत्थर रख के। आफ्टर ए मंथ दे देमसेल्व्स विल रियलाइज कि उससे उनकी उस सोशल मीडिया अकाउंट के गायब होने से उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ज्यादा मेंटल पीस ही उनको मिली है। ये कंफर्म है। बाकी अगर आपको खुद पे कंट्रोल है, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, राइट। तो अगर खुद को कंट्रोल है कि आप अपने सोशल मीडिया यूजेबिलिटी को कम कर सकते हैं तो आप कम कर लीजिए, देयर इज नो हार्म। अगेन सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। आप ज्यादा यूज करेंगे तो नुकसान भी कर सकते हैं, आप लिमिटेड यूज करें। देयर आर गुड पेजेस आल्सो ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। स्पेशली यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, इंफोग्राफिक चैनल्स हैं, जहां से आपको बहुत अच्छे ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको मेंस के टाइम पे भी काम आ जाती है। जैसे मेरे को आया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, या फिर 2019 वाले मेंस में आया था हमारा, 2021 के मेंस में ब्लू एलईडी पे क्वेश्चन आया था। पीपल वर शॉक्ड टू सी दैट क्वेश्चन, क्योंकि ब्लू एलईडी पे नोबेल प्राइज भी मिला था, 2014 में मिला था। तो वो इट वाज नोवेयर इन द करंट अफेयर्स आल्सो। बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसे कुछ अच्छे चैनल मैंने सब्सक्राइब किए हुए थे यूट्यूब पे, वहां से सुनने को मिला, तो आई कुड राइट दैट आंसर वेरी नाइसली। तो बहुत सेलेक्टिव आप यूज कर सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि YouTube के अलावा बाकी सोशल मीडिया से दूर ही रहा जा सकता है विदाउट एनी हार्म। ओके सर, जैसे सर आपने कहा सोशल मीडिया से दूर रहने से बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारे YouTube पे वीडियो देख लेते हैं, आईएएस ऑफिसर गाड़ी से कर रहे हैं, है ना, शौक लगा दिया है,
और उस मोटिवेशन सॉन्ग को क्या देख करके अपने आप को बोल रहे मैं भी ऐसे ही उतरूंगा और एक दिन मैं आईएएस ऑफिसर ऐसे बनूंगा। क्या सर आपने ये देखकर आया था इस फील्ड में, या सर आपके अंदर कुछ अलग जज्बा था यूपीएससी क्लियर करने का? नहीं, देखिए इस तरह का कोई मोटिवेशन नहीं था। मैंने बताया आपको, मोटिवेशन बचपन में जरूर उस चीज को देख के वो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ उसमें, और उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। बिल्कुल। देखिए आप सोसाइटी में एक ऐसे पेडेस्टल पे जहां बैठते हैं कि हमारा देश वेलफेयर स्टेट है, और आप उन पोजीशंस पे होते हैं जब आप लोगों को सर्विस प्रोवाइडर के रोल में आते हैं, तो लोग आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं, नो डाउट, और बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल पोजीशंस हैं सिविल सर्विस में। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज को रिस्पेक्ट भी उस एक फैक्टर की वजह से मिल रही है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो, बट दिस इज आल्सो वन फैक्टर। तो इस चीज से मोटिवेशन अगर किसी को मिले तो वो बुरा ही नहीं है, बट सिर्फ यही एक चीज है आपके लिए मोटिवेशन की, वो एक वरीसम चीज है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे देश में सिविल सर्विसेज का जो फेस है वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे कोई कंट्री ग्रो करती है, वेलफेयर स्टेट थोड़ा थोड़ा पीछे होता जाता है, और आपकी मार्केट इकोनॉमी डेवलप होती जाती है, लोगों के पास खुद की सेविंग्स बढ़ने लगती हैं, वैसे वैसे सिविल सर्विसेज का रोल कम होने लगता है। एज ए प्रोवाइडर, एज ए फैसिलिटेटर आपका फिर ज्यादा रोल रहता है। तो ये एक मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि हमारे आगे पीछे पूरा प्रोटोकॉल रहेगा। वो चीज एक एडिशनल बेनिफिट है जो आपको सर्विस डिलीवरी में भी सपोर्ट करती है एट टाइम्स, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल करने जा रहे हैं। अगर आप अकेले चले जाएंगे तो शायद आपकी कोई ना सुने या आप ही के ऊपर हमला हो जाए, ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं, राइट? सर बात ये होती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर कोई कैफे खोलता है, मान लीजिए आप कैफे में बैठे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये अगर खोल रहे हैं तो कोई ये समझेगा कि डिमांड क्या है, यहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेन्यू बनेगा उसके अकॉर्डिंग। जब यूपीएससी, आपने इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव है सर, तो आपको क्या लगा कि सर यूपीएससी क्या एक स्टूडेंट से डिमांड करती है, क्या मांगती है? सी यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जहां आप सिलेक्शन के बाद बहुत की स्टोन पोजीशंस पे जाते हैं, और आपके डिसीजंस की, हर एक डिसीजन की, हर एक साइन की बहुत वैल्यू है। तो इस तरह की जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे आप जब होते हैं, तो सबसे पहले डिमांड तो यही होती है कि आप अच्छा, क्विक और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सकें, जिसके लिए आपकी इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल ना हो, आपके पास सारे एस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन हो, और आप जल्दी डिसीजन ले सकें। दैट्स वाई ये यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें हम मेंस में देखते हैं कि इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम। हम सिलेबस देखते हैं कि इट कवर्स अ होल लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, और उसके बाद हम इंटरव्यू में देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा वहां चेक किया जाता है वो आपकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी है। ये तीन चीजें जो है मेरे ख्याल से सबसे बेसिक्स है यूपीएससी एग्जाम में। उसके अलावा जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, there is again a plethora of knowledge that you need to, there is a plethora of knowledge that you need to have। बाकी डिमांड क्या है? सबसे ज्यादा डिमांड है कंसिस्टेंसी की। देखिए आप एक बार सिस्टम में आएंगे, when you are an officer, उस टाइम पे पूरी अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर है, आपके एक्शंस की, एंड यू कैन नॉट रिमेन इनकंसिस्टेंट इन योर एक्शंस। और वो ही कंसिस्टेंसी, ये जो पूरी जर्नी है, यूपीएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि बस आपने एक दिन एग्जाम दिया और आपके ऊपर से बर्डन हट गया। वो कांस्टेंट एक प्रेशर रहता है आपके पास, पहले प्री का, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का। इवन इंटरव्यू देने के बाद भी प्रेशर रहता है कि अभी हम रिजल्ट का वेट करें या प्रीलिम्स का वेट करें। रिजल्ट आ गया तो रैंक जो आई है उसमें आपको सर्विसेज कौन सी मिलेगी, फिर से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, रैंक आने के बावजूद आपको पढ़ना है, वो एक प्रेशर। तो उस प्रेशर के होते हुए आप अपने जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है जो यूपीएससी ट्राई और टेस्ट करता है मेरे ख्याल से। उसके अलावा तो मेरे ख्याल से इट इज अगेन एन एग्जामिनेशन ओनली टू टेस्ट योर कैलिबर, वो यूपीएससी है। बाकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या नहीं है, पढ़ने के लिए सोर्सेज है क्या है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें इवॉल्व होती रहती हैं, राइट? वो ये एग्जाम सबसे ज्यादा इवॉल्व करता है उससे बाकी सारे एग्जाम से। बट जो मेन क्रक्स है इस एग्जाम का वो यही है कि आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे बिठाएंगे तो
क्या आप काबिल हैं उन पोजीशंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करने की, बस उस क्वालिटी को चेक किया जाता है यूपीएससी एग्जाम में। सर टॉपर्स ये बोलते हैं कि ग्रुप स्टडी बहुत मायने रखती है, और ये भी बोलते हैं कि आपके जो दोस्त हैं, आपका जो सर्किल है बहुत अच्छा होना चाहिए। इवन जो मेंस, अगर आप मेंस में मेंस लिख रहे हैं तो मेंस वाली होनी चाहिए, और अदर लोगों को आप इंक्लूड नहीं करो। तो आपका जो दोस्त सर्किल था उसमें कितने लोग सिलेक्शन लिया, कितने लोगों ने लिया, और कितने लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, प्रीलिम्स में मैं बोलूंगा कि प्रीलिम्स का जो स्ट्रगल है वो मेनली सेल्फ स्टडी का है। बिल्कुल। मेंस एक ऐसी चीज है जहां आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां आपको पीयर ग्रुप बहुत हेल्प कर सकता है। और इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जहां आपकी पर्सनालिटी चेक हो रही है। वो मेरा मानना है कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी उसी दिन से शुरू हो जानी चाहिए। आपका ध्यान अपनी पर्सनालिटी अपग्रेडेशन पे उसी दिन से आ जाना चाहिए जिस दिन से आप ऑफिसर बनने का सोच रहे हैं। तो फ्रेंड सर्कल ऑफ कोर्स हेल्प कर सकता है आपका मेंस और प्रीलिम्स के टाइम, मेंस और इंटरव्यू के टाइम पे। प्रीलिम्स पे आपको बस ये चाहिए कि आपने अच्छे सोर्सेज एक बार लिस्ट डाउन कर लिए, अच्छे इंफॉर्मेशन लेके कहीं से, और बस उसके बाद यू गो थ्रू द रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन, आप रिवाइज करें और अपना टाइम उसमें। मेरे अगर आप पर्सनल बात करें, मेरी जर्नी के टाइम पे जब मैंने मेंस दिया था तब मैं नहीं जानता था, मेरे साथ में कोई मेंस देने वाला नहीं था, तो आई वाज ऑन माय ओन। इंटरव्यू के टाइम पे जरूर एक दो लोग थे जिनसे मैं बात कर लेता था, या जैसे हम मॉक इंटरव्यूज वगैरह देते हैं कहीं, वहां जान पहचान में आ गए थे। बट ज्यादा कोई इंटरव्यू के टाइम पे भी मेरा ऐसा कोई खासा सपोर्ट सिस्टम नहीं था। पहले सिलेक्शन के बाद जब दूसरे सिलेक्शन की बारी आई तब मेरे को अच्छा ग्रुप मिल गया था, ऑफ कोर्स, जो मेरा 2021 में सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम फिर उस सिलेक्शन के बाद जो और साथ के लोग जो दोबारा एग्जाम दे रहे थे, वहां जरूर एक पीयर ग्रुप अच्छा बन गया था, जो फिर से इंटरव्यू और मेंस देने वाले लोग थे उनके साथ। बट जब मेरा पहले बार सिलेक्शन हुआ था तब इतना कोई खास ग्रुप था नहीं। हाँ, बट मैं ये जरूर मानता हूँ कि एक अच्छा पीयर ग्रुप होता तो शायद और थोड़ी सी हेल्प मिल जाती और थोड़ा सा और ज्यादा चीजों को कवर कर लेती। ओके सर, एक स्टूडेंट 3 से 8 साल यूपीएससी के लिए संघर्ष करता है, प्रीलिम्स एग्जाम देता है, प्रीलिम्स में एग्जाम क्लियर करके पीडीएफ में नाम दिखता है, रोल नंबर दिखता है, मेंस एग्जाम क्लियर करता है, मेंस में अपना रोल नंबर दिखता है, और इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट में उसका रोल नंबर दिखता है। उसकी बाद की जिंदगी बात देखें, उसके बाद का कैसा फील होता है जब रिजल्ट जो फाइनल पीडीएफ आती है उसमें आपका जो रोल नंबर दिखता है, नाम दिखता है विद रैंक के साथ, तो वो जो रात गुजरती है कैसा फील होता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने सालों, बहुत सारे लोगों का, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सालों लंबा स्ट्रगल होता है, बिल्कुल, और उसके बाद वो एक सेकंड में जब वो पीडीएफ खुलती है और वो जो आपका स्ट्रगल आपको सक्सेसफुल होता हुआ दिखता है, तो वो सेकंड अनडाउटेडली बहुत स्पेशल होता है। आपका ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपका अकेले का स्ट्रगल है, आपके घर वाले भी उस स्ट्रगल में साथ होते हैं, आपके यार दोस्त भी साथ होते हैं, उन सभी को भी खुशी होती है आपके साथ साथ। तो खुशी लाजमी सी बात है, होनी है। और आज के टाइम पे यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करने के बाद थोड़ा सा ग्लोरीफाई भी किया जाता है उस चीज को, तो वो भी थोड़ा बहुत चलता है आज के टाइम पे। बट इतना कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं इन टर्म्स ऑफ हाउ यू लिव योर लाइफ। जी, पहले आप ऑफिसर बनने का सोच रहे थे तो उस चीज के लिए स्ट्रगल था। ऑफिसर बनने के बाद आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप उनको पूरा करने में स्ट्रगल करते हैं। जब आप ऑफिसर नहीं होते उस टाइम पे आपके एक्शंस के लिए और कोई अकाउंटेबल नहीं है, ना आप खुद ज्यादा अकाउंटेबल है, आपकी अकाउंटेबिलिटी आपको खुद से है सिर्फ कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की तो कोई आके आपको कहने नहीं वाला कि पढ़ाई नहीं की। बट ये अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप एक ऑफिसर होते हैं, सर्विसेज में आ जाते हैं। तब आप आपने अगर कोई अपना काम नहीं करा तो देयर विल ऑलवेज बी योर सीनियर्स हु विल आस्क यू, हु विल क्वेश्चन यू इवन आफ्टर यू फुलफिल योर कमिटमेंट्स। उसके बाद भी स्क्रूटनी होती है, तो वो प्रेशर जो है वो तो कंटिन्यूसली रहता ही है। हाँ, बस ये है कि पहले का स्ट्रगल कुछ और था, अभी का स्ट्रगल कुछ और है। स्ट्रगल जरूर है, इस बीच में ये जरूर होता है कि आप थोड़ा सा लाइफ जो पहले, मैं जैसे पहले बोल रहा था कि केवमैन जैसे जी रहे थे जी, आप बस केवमैन बन के नहीं रहते, आप लोगों से मिलते हैं, आप थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं, अपने काम के लिए भी जाते हैं, पर्सनली भी आपको जाने की थोड़ी सी मेंटल फ्रीडम रहती है। प्लस आप जाएंगे तो आपको गिल्ट फील नहीं होगा जी सर, कि मैं कुछ ये मैंने अपने पढ़ाई का टाइम वेस्ट करा है ऐसा कुछ, तो वो है बस। ओके सर, यूपीएससी के लेकर जब कोई तैयारी भी करता है तो ये सोचता है या तो मैं आबाद हो जाऊंगा या बर्बाद हो जाऊंगा। और अभी एक जो ट्वीट भाजपा के कोई प्रवक्ता ने बोला कि यूपीएससी
अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं युवा, इसके बजाय मुकेश अंबानी और इतने बड़े बड़े लोगों को देखना चाहिए और भारत को एक अच्छे बिजनेस के रूप में देखना चाहिए, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और तो सर इस बयान पे आपको क्या लगता है कि क्या ये मतलब ऐसा लगता है कि लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, किसी ने कुछ भी कहा हो, वो उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल है, हमें उसमें तो ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। बट मेरा मानना ये है कि देश में कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, वो पर्सनल कैपेसिटी में भी हो सकता है, पर प्राइवेट जॉब भी हो सकती है। एक इंसान अगर टैक्स भी भर रहा है तो वो भी देश सेवा में भर रहा है, नो डाउट। बट मेरा मानना ये है यूपीएससी एग्जाम में स्पेशली कि आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कैपिटल, आपको एंटरप्रेन्योरशिप, आपको लेबर, आपको लैंड चाहिए। उसके लिए आपके पास सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। बट यूपीएससी के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। यूपीएससी के लिए चाहिए आपको खुद की डिटर्मिनेशन, आपका टाइम और सिर्फ कुछ किताबें जो आपने स्मार्टली सेलेक्ट की। अब मैं मानता हूं कि यूपीएससी एग्जाम चाहे अंबानी जी के बेटे को क्लियर करना हो या किसी गरीब किसान के बेटे को क्लियर करना हो, वो दोनों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। हो सकता है कि कोई अमीर बच्चा कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, कोई गरीब बच्चा वो नहीं कर सकता। बट आज के टाइम पे एक तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इतनी है कि इंटरनेट पे सारी चीजें ऑलमोस्ट फ्रीली अवेलेबल हैं, सारी रिसोर्सेज हैं। तो सबसे बड़ी चीज है वो खुद की आपकी डिटर्मिनेशन और खुद की कमिटमेंट एग्जाम की है, और उसमें कोई भी और सपोर्ट सिस्टम आपको ज्यादा काम नहीं करेगा। आप बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जहां आप हर किसी के बराबर हैं, हर कोई एक दूसरे के कंपटीशन में, और यहाँ सिर्फ आपकी खुद की हार्ड वर्क है, वो चाहिए आपको सबसे ज्यादा। तो कोई क्या बिजनेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यूपीएससी में आप अगर आ रहे हैं तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम कुछ भी हो कुछ भी ना हो, दिस इज एन एग्जाम जहां आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल चांस है किसी और के बराबर सक्सेस पाने के। सो दैट्स वन थिंग। तो कोई भी बच्चा अगर देश सेवा में आके और सोशल सर्विस के लिए सिविल सर्विसेज में आना चाहता है तो आई विल नेवर डाउट कि ये कोई खराब चीज है या इसमें नहीं करना चाहिए या they are wasting their time. It's not good to say that. बिल्कुल सर, सही बात आपकी। सर इसमें हम लोग बात करते हैं प्लान बी को लेकर कि बैकअप प्लान क्या होना चाहिए अगर यूपीएससी नहीं होता है। कई लोग स्टेट पीचेस के लिए तैयारी करते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि बैकअप प्लान रखना चाहिए या फिर फुल्ली एकदम यूपीएससी की ओर होना चाहिए? आपका क्या माइंडसेट था, आपका क्या था? देखिए, मेरा माइंडसेट यही था कि आर्किटेक्चर कर लिया है तो एक बैकअप ऑप्शन कहीं ना कहीं अपने पास था जी। बट मेरा डिटर्मिनेशन ये था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने घर वालों को भी बोला था कि मैं जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करूंगा मैं नहीं आऊंगा, चाहे मेरे को सपोर्ट अगर घर की तरफ से नहीं भी मिला तो मैं खुद को सपोर्ट, हाँ। तो मेरा डिटर्मिनेशन वही था। बट दिस इज अगेन ए हार्ड रियलिटी कि करीब 14 लाख लोग जब फॉर्म भर रहे हैं तो उनमें से ज्यादा भी ना तो 1-2 लाख लोग तो सीरियस है ही हैं इस प्रिपरेशन के लिए, और सीटें जब बहुत लिमिटेड है तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो अपना लिस्ट में नाम मिस आउट करना ही पड़ेगा। तो एक फॉल बैक ऑप्शन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में होनी जरूर चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो हम करेंगे क्या आगे। बट वो चीज एक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। जब हम एक विकल्प देख लेते हैं पहले से ही तो फिर हमारे जो संकल्प होता है वो कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाता है। तो वो विकल्प के चक्कर में हमारा संकल्प जो है वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो आप प्रिपरेशन अपने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कीजिए। हाँ, ये बात सही है कि आप एक विकल्प जरूर सोच के रखें थोड़ा कहीं ना कहीं कि हाँ अगर नहीं हुआ तो करेंगे क्या। बट ये बात जरूर है कि यूपीएससी में अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, एग्जाम नहीं भी निकला तो भी आपने जो प्लान भी अपना सोचा है, चाहे अपने एकेडमिक्स में आगे जाने की सोची हो, चाहे अपने कोई प्रोफेशनल डिग्री करी है उसमें आगे बढ़ने का सोचा हो, या जो भी कोई और फील्ड हो, उसमें आपको ये जो टाइम जो आप यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन में बिताएंगे ये बहुत हेल्प करेगा टुवर्ड्स बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग फॉर श्योर। ओके सर, 2020 में हम फाइनल रिजल्ट आया था तो मैं भी ऐसे टॉपर्स के साथ इंटरव्यू लेने गया था। तब उन्होंने बोला मेरे दोस्त का नहीं हुआ इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो फिर आपका ऐसा कोई दोस्त है जो आपका सिलेक्शन हो गया और आपके दोस्त जो मतलब उनका भी नहीं हुआ है?
तो उन ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? हताश नहीं होना चाहिए, कैसे उनको मतलब कैसे रहना चाहिए, या फिर ऐसे उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग हैं मेरे 2022 वाले बैच से, बड़े सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी रैंक लाने के बाद और जिनका मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, राइट, और उसके बाद वो अपनी रिस्पेक्टिव सर्विसेज में गए और फिर से एग्जाम लिख रहे हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा नहीं हुआ, दोस्त का हो गया और उस चीज में हताश हो जाए, तो वो तो बहुत छोटी सोच है और फिर तो शायद दोस्त भी अच्छे नहीं है, राइट, क्योंकि दोस्त का भी स्ट्रगल साथ साथ चल रहा है। तो आपका खुद का स्ट्रगल अगर शायद और थोड़ा लंबा खिंच गया हो अगले साल के लिए, बट दोस्त के साथ जो आपने स्ट्रगल करा है, तो उस दोस्त का स्ट्रगल अगर सक्सेसफुल हुआ है तो कुछ तो आपको भी होना ही चाहिए। सीधी सी बात है, हताश होने वाली कुछ ऐसी चीज नहीं है। बाकी ये है कि दोस्त ने अगर मेहनत करी है तो आई एम श्योर आपकी कंपनी अच्छी रही है और आपका भी उस कंपनी का कहीं ना कहीं जो एक होता है स्नो बॉलिंग इफेक्ट, आपको भी आएगा ही काम, एंड यू विल ऑल्सो सी सक्सेस। सर, इस एग्जाम का इतने टॉपर्स ने बताया कि प्रीलिम्स ही सबसे डिफिकल्ट। मान लो कि 14 लाख फॉर्म भर रहे हैं, तो कम से कम अगर उसमें 15,000 को सिलेक्ट करना है ना, वहां पे सबसे बड़ा डिफिकल्टी कि प्रीलिम्स को कैसे करें। और आपके साथ भी 2020 में सीसेट नहीं हुआ, और प्रीलिम्स के लिए ऐसी क्या मतलब एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है, ऐसी क्या चीजें हो जो मतलब लोगों को गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो आपने गलतियां की है, तो गलतियों से आपकी गलतियों से कोई स्टूडेंट सीख जाए, तो क्या पता इस बार की प्रीलिम्स में भी अच्छा हो जाए 2 महीने के बाद प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इफ वी टॉक, सबसे ज्यादा जो रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फिल अप द फॉर्म एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द प्रीलिम्स, वो सबसे शॉर्ट रेशियो इसी में है प्रीलिम्स में, राइट। प्रीलिम्स में सब 4 चीजें मैं मेनली गिनता हूँ। एक तो स्टैटिक पोर्शन को आप जितना ज्यादा अच्छे से रिवाइज करें और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली उस चीज को एक होता है ना घोट के पी जाना, वो करना है स्टैटिक को। करंट अफेयर के लिए कोई भी एक अच्छा रिसोर्स आप चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं या अपना खुद का बना सकते हैं, कोई भी एक अच्छा रिसोर्सेज मैं कहता हूँ कि फ्री में बहुत अवेलेबल है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतना अपना टाइम, एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह इन्वेस्ट करके उन बुकलेट्स को तैयार कर रहे हैं, पिक देम अप, राइट। आपको खुद से इतनी जगह जाने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट्स में और अलग अलग मैगजीन में एक कोई मैगजीन उठा के अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद थर्ड चीज है टेस्टिंग, विच अ लॉट ऑफ पीपल फेल टू डू। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे, और मॉक टेस्ट सिर्फ ये नहीं है कि अटेम्प्ट करना है, बल्कि सही क्वेश्चन, कंफ्यूज्ड क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन, आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें इन 3 कैटेगरीज में उन क्वेश्चंस को डिवाइड करना है कि सही क्वेश्चन, उसकी कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन जरूर पढ़नी है, जो कंफ्यूज्ड क्वेश्चन थे उनमें किस वजह से कंफ्यूजन थी उस कंफ्यूजन को जरूर दूर करना है, और जो गलत क्वेश्चन हुए उनको जरूर पढ़ना है कि क्यों गलत हुए, क्योंकि अगर आपने वो बिना पढ़े छोड़ दिया तो आपने वो गलत ऑप्शन यही सोच के लगाया था कि ये सही है जी, और दोबारा से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आया कहीं पे और आपने उस नॉलेज को रेक्टिफाई नहीं किया, तो आप फिर से उसी ऑप्शन को लगाओगे जी। तो उस चीज को रिवायर करना बहुत जरूरी है। तो बिना ऑप्शन को पढ़े, बिना सॉल्यूशन को पढ़े कभी नहीं छोड़ना है। टेस्ट में अपने आप को पूरी तरह से इस तरह से इन्वॉल्व करना है कि आप 2 घंटे अगर टेस्ट सॉल्व करने में लगा रहे हैं तो 4 घंटे उसके सॉल्यूशन पढ़ने में लगाना है। मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा ये रही है। और उसके अलावा एक न्यूज़पेपर, कोई भी अच्छा डेली न्यूज़पेपर, वो आप पढ़िए। ये 4 चीजें प्राइमरी हैं फॉर पेपर 1। और सीसेट के लिए हम जैसे पहले ही बात कर चुके हैं कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई कीजिए और उन पे ज्यादा फोकस कीजिए। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ज्यादा फोकस करना नहीं है, टाइम मैनेजमेंट वहाँ अच्छे से हो, और आप 40 से 45 कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली करके आगे, तो आई एम श्योर यू विल पास द एग्जामिनेशन। ओके सर, आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की है, और टाइम मैनेजमेंट यूपीएससी नई जिंदगी में हर जगह अच्छा रोल प्ले करता है। आपका कितने ऐसे टाइम, कितने आप घंटे देते थे कि इस टाइम मुझे पढ़ाई करनी है, इस टाइम अपनी हॉबीज को टाइम देना है, इस टाइम मुझे फैमिली को टाइम देना है, वो क्या आपका सुबह से लेकर लेट नाइट तक क्या आपका शेड्यूल है? देखिए, हॉबीज की अगर बात करें तो मेरा जो स्ट्रगलिंग फेज था सिलेक्शन से पहले तक का, उसमें मेरी सारी हॉबीज छूट गई थी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे स्केचिंग वगैरह हो,
तो वो सब तो छूट ही गया था मेरा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस ये था कि घर पे ऑलरेडी 2 साल खराब कर चुका हूँ मैं सेल्फ स्टडी के चक्कर में कि इस एनवायरनमेंट से दूर रह के। तो अभी मेरे को पूरा फोकस सिर्फ स्टडी पे करना है। अगर स्टडी के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वहां मेरा ये था कि दिन में जैसे 24 घंटे हैं, आप स्लीप डिप्राइव नहीं करें सबसे पहले तो खुद को, कि सिर्फ 4-5 घंटे सो रहे हैं, गलत है। लॉन्ग टर्म में आपको अपना शेड्यूल बनाना है, तो आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग को फ्रेश रखना है। डेली का स्ट्रगल है तो डेली दिमाग फ्रेश चाहिए आपको, 7 घंटे 6 घंटे या 8 घंटे आपकी स्लीप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको फिक्स करें। उसके अलावा डेली 1 घंटा आप अपने थोड़े से रिलैक्सेशन के लिए निकाल सकते हैं, जिसमें आप मेडिटेशन, म्यूजिक लिसनिंग, वॉकिंग, कोई भी स्पोर्ट्स 1-1.5 घंटा वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा 2-3 घंटे खाना पीना, डेली रिचुअल्स, इन सब चीज़ों के लिए निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपका टाइम बच रहा है 12, 13, 14 घंटे जो भी बच रहा है, इसको आप स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए और उन स्लॉट्स को फिल कीजिए। एक स्लॉट जैसे टेस्ट का कर दिया दिन में कि 2 घंटे का एक स्लॉट है, ये फिक्स है, डेली एक टेस्ट करना है और अगले 2 दिन में 2-2 घंटे करके उस टेस्ट को पढ़ लेना है। एक स्लॉट मैंने 1 घंटे का फिक्स कर लिया है न्यूज़पेपर के लिए, 1 घंटा मैंने स्लॉट फिक्स कर लिया है अपना, एक स्लॉट कर लिया 3 घंटे का अपना ऑप्शनल का, और 1 घंटा मैंने स्लॉट फिक्स कर लिया है करंट अफेयर के लिए, और एक स्लॉट फिक्स कर लिया अपना स्टैटिक वाले सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। इस तरह से आप बोर भी नहीं होंगे, आपके पास डेली आपके फिक्स स्लॉट्स होंगे कि इस स्लॉट में मेरे को ये चीज करनी है। मंथली जब प्लान बना रही, ये हुआ हमारा आवरली डेली का प्लान। जब मंथली प्लान बना रहे हैं तो मंथली प्लान में 1-2 दिन हम बफर भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत बार तबीयत खराब हो जाती है, किसी इमरजेंसी में जाना हो सकता है, तो उन चीजों को भी हम निगेट नहीं कर सकते। बट जब हम रियलिस्टिक प्लान नहीं बनाते हैं और इस तरह का बफर टाइम अपने लिए लेके नहीं चलते, तो फिर गिल्ट आ जाता है बाद में कि इस टाइम पे हमें पढ़ना था बट नहीं पढ़ पाए। तो ऐसे 1-2 दिन, 3 दिन, महीने में बफर के भी रख सकते हैं हम, जहां हम कैचअप कर सकें बाद में। उसके अलावा तो प्राइमरीली यही है कि फोकस जितना ज्यादा टाइम आप पढ़ाई के लिए दे सकें। आपका स्टडी जो स्ट्रगलिंग टाइम है वो इन टर्म्स ऑफ ईयर भी कम हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सीधा सा लॉजिक है कि आपका एक बार प्रीलिम्स फेल हुआ तो आपका सिलेक्शन 1 साल तो कम से कम डिले हुआ जी। वो टाइम अगर आपने कम कर लिया तो आपका जो सर्विस पैन है वो बढ़ेगा, आप किस रैंक तक आप चढ़ेंगे सर्विस में वो आपका बढ़ेगा। आप थोड़े से और बेटर मार्क्स लेके आए तो आपकी सर्विस इंप्रूव हो सकती है, आपका कैडर इंप्रूव हो सकता है। सो दे आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज जहां आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं उस चीज को अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करके। तो वो करना है, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो आपके पास है आज से लेके और प्रीलिम्स तक, बिल्कुल आप वो नंबर ऑफ आवर्स गिनिए और उसको रेशियो वाइज डिवाइड कर दीजिए उन सब्जेक्ट्स में जिन सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, जिस रेशियो में उन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिजिक्स पॉलिटी से जैसे मान लीजिए अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 में से, तो मोटा मोटा 15% टाइम हमें इन नंबर ऑफ आवर्स पॉलिटी को देना है आज से। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, अपना नंबर ऑफ आवर डिवाइड कीजिए और ऐसे ऐसे डिवाइड करके यू कीप ऑन मेकिंग योर मंथली शेड्यूल, बस हो जाएगा ये। सर अभी आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो सर बेसिकली सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग में कैसे फेजेस होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको लगता है कि लबासना में सब कुछ होता है, वहीं ये सब चीज़ें होती है, उसके बाद उससे पहले कहीं ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन रियल में क्या ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? देखिए, हर सर्विस का अपना ट्रेनिंग शेड्यूल है। यूपीएससी में जितनी भी सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज का 2 ईयर प्रोबेशन टाइम है, 2 ईयर आप ट्रेनिंग फेज में रहते हैं। हर सर्विस की अपनी अलग अलग एकेडमी है। लबासना इज मेंट फॉर फाउंडेशन कोर्स एंड फॉर आईएएस ट्रेनिंग। उसके अलावा बाकी सारी सर्विसेज की अपनी अपनी जगहों पे ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग मेरे ख्याल से आपके जो पूरा का पूरा स्टडी फेज से लेके और रिटायरमेंट फेज तक जो भी आपका टाइम निकलेगा, उसमें जो ट्रेनिंग के जो 2 साल है, सबसे ज्यादा फन टाइम वही होता है। यहाँ पे आप ऑफिसर बन चुके होते हैं बट आपके पास रियल टाइम में कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ऑन पेपर, तो आप बहुत ही वेग टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ बस, बट आपके पास विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आप एक ऑफिसर बन चुके हैं, राइट? तो वो ऑफिसर बनने का मजा विदाउट हैविंग टू फुलफिल एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाला आपका फेज होता है जहाँ आप अकेडमी में रहते हैं, आपको हर कोई बहुत अच्छे से बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है। आप ट्रेनिंग में होते हैं तो क्लासेस आपकी कमी होती हैं, ज्यादातर तो अटैचमेंट्स वगैरह, इधर उधर घूमना,
आपका भारत दर्शन होता है, यूटी दर्शन वगैरह होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्विसेज। उसके बाद आप अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स में अटैच होते हैं, अपनी सर्विसेज के हिसाब से आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, वहाँ आपकी ट्रेनिंग चलती है। हमारी अभी जैसे अभी हमारी 5 महीने की डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट चल रही है। आई बीन अटैच्ड इन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, तो पूरा 5 महीने हमें डिस्ट्रिक्ट में काम देखने को मिल रहा है। क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है, वी आर गोइंग इन द डिस्ट्रिक्ट, वी आर सिटिंग विद ऑफिसर्स व्हेन दे आर डूइंग देयर डेली वर्क इन रियल टाइम, और उनके साथ बात कर रहे हैं, डेली देख रहे हैं काम करते हुए। हमें भी कई बार मौका मिलता है, अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज होते हैं। डेनिक्स में जैसे आप कोर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, आप जब ट्रेनिंग के बाद आप जो आपकी पहली पोस्टिंग होती है वो एज एसडीएम होती है, तो हमारी जो अटैचमेंट होती है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के टाइम पे वो एसडीएम के साथ होती है प्राइमरीली। तो एसडीएम होके आप किस किस तरह के रोल्स प्ले करेंगे आगे, उस तरह का रोल्स आपको दिखाए जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप जाते हैं, इलेक्शन ड्यूटी, जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन ड्यूटीज में हमें रोल प्ले करने को मिल रहा है। बहुत फन टाइम होता है, एंड यू गेट टू एक्सपीरियंस सच अ वैरायटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू फील कि ये सबसे यादगार टाइम होता है। ट्रेनिंग के टाइम पे रहते हुए आप सारे बैचमेट्स एक जगह पे रहते हैं, एक जगह पे आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। वो इतना अच्छा एक ऐसा टाइम होता है, और उस टाइम पे जो बैचमेट्स के साथ भी जो बॉन्ड बनते हैं वो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड होता है। आप ट्रेनिंग के बाद आप सब जगह अपनी अपनी जगह पे जब पोस्टेड होते हैं तो एक दूसरे को याद करते हैं, उन टाइम्स को आप याद करते हैं। उसके बाद कभी हेल्प चाहिए होती है किसी की हेल्प करने के लिए, तो आपके बैचमेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो वो बॉन्ड जो है ट्रेनिंग के टाइम पे ही बनता है। और आई थिंक ट्रेनिंग इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। जैसे कॉलेज लाइफ, ग्रेजुएशन के 3 साल होते हैं, मेरे ख्याल से शायद कॉलेज लाइफ से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कॉलेज में भी कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर होता है कि हमें कॉलेज का काम करना है। बट ट्रेनिंग, यूपीएससी की ट्रेनिंग जो है वो रियलिस्टिक ट्रेनिंग है बहुत। यूपीएससी एग्जाम्स के बाद जो आपकी सर्विस की ट्रेनिंग होती है बहुत रियलिस्टिक ट्रेनिंग है। ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं होता, यहाँ एक्सपीरियंस करने को ज्यादा होती है चीजें, कि आप रियल लाइफ चीजें जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कितने मिनट का हुआ? 20 लोग ड्राइव आप ट्रेनिंग पॉइंट में आते हैं। अच्छा, अब चल रहा है ना? आप चल रहे हैं। हाँ, जी जी। तो ये बहुत रियलिस्टिक ट्रेनिंग होती है। यहाँ आप रियल टर्म्स में किस तरह से आप अपने ऑफिसर, बीइंग एन ऑफिसर, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, वो चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो ट्रेनिंग और इतना कोई सरदर्दी नहीं होती कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मार्क्स लाने, एग्जाम क्लियर करना है, उस तरह का कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तो कॉलेज टाइम से भी बेटर टाइम होता है यहाँ आपकी अकेडमी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सर सारी ये चीज़ें होगी, और इस पे आपने बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की। सर, कुछ समय बाद आप एक एसडीएम के पद पे होंगे, तो कौन कौन से आपको जो आखिरकार एक यूपीएससी में होता है कि कलेक्टर, एसडीएम, ये सब चीज़ें हर एक स्टूडेंट्स को ऐसे मन भावन करती है कि मैं भी ये बनूं। उस पद पे आप अभी हो और एसडीएम बनो, मतलब उस पद पे अभी आपकी ज्वाइनिंग होगी कुछ समय बाद। तो सर, क्या क्या आपको लगता है कि जो जनता है उनके लिए, और जो आपके मतलब उपखंड के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए आप क्या ऐसा एक अलग करोगे, या फिर क्या संदेश दोगे? देखिए, सब डिविजन्स हमारे, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिविजन्स होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ की लोकल जो रीजनल समस्या हैं उनको रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे टैकल किया जा सके। तो जो भी सब डिवीजन मिलेगा, आई एम श्योर वहाँ के कुछ सेपरेट इश्यूज होंगे जो वहाँ लोकल लेवल पे टैकल करने होंगे। अभी हमारी दैनिक सर्विसेज है, तो दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़ एंड वेरी सून लद्दाख, ये हमारी टेरिटरी होगी। लद्दाख में जाएंगे तो वहाँ के चैलेंजेस अलग होंगे, दिल्ली में आएंगे यहाँ के चैलेंजेस अलग होंगे, अंडमान निकोबार में चैलेंजेस अलग होंगे। तो डिपेंड करता है कहाँ पोस्टिंग मिलेगी। बट आई एम श्योर गवर्नमेंट जिस तरह से रीच आउट करने की कोशिश कर रही है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ फेलिसिटेटर टू कॉमन मैन, हमारा भी वो एक छोटा सा रोल होगा, तो उसी रोल को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। बाकी दिल्ली में तो अभी जैसे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल थोड़ा सा बैक स्टेज पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ मार्केट इकोनॉमी है जो वो ज्यादा बढ़ रही है, और लोग अपने आप में सेल्फ फुलफिलिंग वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ अभी जो रोल है वो फैसिलिटेटर का ज्यादा है, तो उसी रोल में यहाँ रहेंगे। दिल्ली और बाकी स्टेट सर्विसेज में एक जो थोड़ा कॉमन सा फर्क है वो ये है कि दिल्ली इज द सेंटर ऑफ पावर। यहाँ
आपसे 20 किलोमीटर दूर पे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और बाकी सारे हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटीज आपके पास बैठे हैं। तो एक बिहार के एक छोटे सब डिवीजन में जैसा आपका रुतबा होता है बीइंग एन एसडीएम, दिल्ली में उतना नहीं है जी। बट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी काफी हद तक अभी भी वही हैं और वही आपको रोल प्ले करें। ये सारी चीजें हुई सर, और आपने टाइम दिया उसके लिए तो एक बार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। pleasure। क्योंकि जब भी हम लोग टॉपर से और सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू लेते हैं तो जो भी व्यूअर्स है बहुत सीखते हैं उनसे। क्योंकि जब आप भी सर सिलेक्ट नहीं थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उस दौरान आप भी टॉपर्स के यार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू देखे होंगे, इससे आप मोटिवेट होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारा मकसद है कि लोगों में और जो तैयारी करें उनको लोग जागरूक करें और उनको किस प्रकार और तैयारी करनी चाहिए। आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।